कहानी 1972 के कलकत्ता की है। পরবর্তী স্টেশন নেতাজি প্ল্যাটফর্ম विद्यासागर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर रमाकांत सेन हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए खड़े हैं। वे बहुत दिनों बाद दार्जिलिंग की यात्रा पर जा रहे थे। ट्रेन आती है और वो अपना टिकट देखते हैं, डिब्बा ढूंढते हैं और अपना सूटकेस लेकर ट्रेन में उठ जाते हैं। सेन अपनी सीट ढूंढते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। वे अकेले थे, अभी तक कोई नहीं आया था। कुछ देर बाद ट्रेन हॉर्न बजाते हुए चल पड़ती है। अभी भी वे अपने केबिन में अकेले थे। ट्रेन लगभग आधे घंटे तक चली और एक स्टेशन पर पहुंची। यह उसका पहला पड़ाव था। बाहर से सभी फेरी वालों और चाय बेचने वालों की आवाजें आ रही थी। अचानक किसी ने उनके केबिन का दरवाजा खोला। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके एक हाथ में ब्रीफकेस और दूसरे में टिकट था, केबिन में दाखिल हुआ। उसने सीट नंबर चेक किया और वहां पर बैठ गया और मिस्टर सेन को एक हल्की सी मुस्कान दी। ट्रेन के चलने के बाद सेन के विपरीत बैठा हुआ आदमी उन्हें देखते हुए मुस्कुराने लगा। क्या मैं आपको जानता हूं? सर, आप मुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। पूरी क्लास को मैथ्स बंक मारने के लिए आपकी डांट कौन भूल सकता है? मैं अब आपको थोड़ा पहचान पा रहा हूं बेटा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम विवेक हो, है ना? 100% सही कहा सर। मैं आपका ही एक्स स्टूडेंट विवेक। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा बेटा। तुम तो बड़े जेंटलमैन बन गए हो। मैं दार्जिलिंग कई बार जाता रहता हूं क्योंकि अब मैं अपने पिता के टी एस्टेट को देखता हूं। ओ, तुम्हारे पिता के फेमस टी एस्टेट को कौन भूल सकता है। यह सुनकर अच्छा लगा कि अब तुम एस्टेट संभाल रहे हो। सेन और विवेक ने फिर नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ कॉलेज के बहुत सारे पुराने किस्से शेयर करने शुरू कर दिए। अचानक मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई जो बहुत फेमस थी और उस समय अखबार में छपी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने विवेक से पूछा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुमसे एक घटना के बारे में पूछ सकता हूं? जरूर सर, मुझे बुरा क्यों लगेगा? तुम्हें देखकर मुझे अपूर्व की याद आ गई। यह सुनकर विवेक का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। सेन और विवेक दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। मैं आज तक उस हॉरिफिक घटना को नहीं भूल पाया जो हमारे दार्जिलिंग वाले घर में हुई थी। वह रात मुझे आज तक डराती है। मुझे पता है यह एक ऐसी घटना है जिसे तुम भूल जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी अगर तुम बता सको तो बताओ कि उस रात अपूर्व के साथ क्या और कैसे हुआ, क्योंकि अखबार में तो बस एक ही लाइन लिखी थी, पूरी घटना किसी को पता नहीं चली। जरूर सर, क्योंकि अपूर्व आपका स्टूडेंट था। आपको पूरी घटना जानने का पूरा ही क्यों है। फिर विवेक ने बताना शुरू किया। उस रात मेरे भाई का बर्थडे था। हमने बहुत अच्छी पार्टी की। सारे मेहमान रात के 10 बजे तक चले गए थे। उसके बाद हमने अपना डिनर खत्म किया और साढ़े 11 बजे तक सो गए। 12-15 बजे कोई हमारे मुख्य द्वार पर बहुत जोर जोर से और तेजी से दस्तक देने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि अपूर्व था, जिसने नैक्सॉल मूवमेंट में हिस्सा लिया था और बहुत दिनों से लापता था। वह जल्दी से हमारे घर में घुसा और मुझसे ऐसी जगह मांगी जहां वह छिप सके। मैंने उससे सरेंडर करने का आग्रह किया। हम उसे प्रोटेक्शन दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं किसी तरह उसे ऊपर एक कमरे में छिपाने में कामयाब रहा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। पुलिस को किसी तरह जानकारी मिल गई और वे हमारे घर आ गए, उसे ढूंढने लगे और आखिरकार उसे ऊपर के कमरे में पाया। उन्होंने अपूर्व को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन अपूर्व ने अपने साइड बैग से पिस्टल निकाल ली। उसके ठीक बाद उनकी टीम के एक इंस्पेक्टर ने अपूर्व के सीने में 6 गोलियां मार दी और वह जमीन पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। पूरी घटना बताते हुए विवेक की आंखों में आंसू थे।
उस घटना की याद दिलाने के लिए माफ करना बेटा। कोई बात नहीं सर, आपको घटना बताकर मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। फिर आप दार्जिलिंग में कितने दिन रहेंगे सर? मैं 7 दिन रुकूंगा बेटा। सर प्लीज आपको मेरे घर आना होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, जरूर मैं आऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता। मुझे अपना एड्रेस दो। फिर विवेक ने अपने कोट से एक पन्ना निकाला, उस पर अपने घर का एड्रेस लिखा और उसे सेन को दे दिया। फिर ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं बेटा, बहुत देर हो गई बैठे हुए। सेन अपने केबिन से बाहर निकले और ट्रेन से उतर गए। उन्होंने एक चाय वाले को बुलाया और एक कप चाय मांगी। अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सेन पलटे तो देखा कि उनका दोस्त मीर त्रिपाठी है। वो इंडियन रेलवेज में टीटीई है। इस सरप्राइज मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे से गर्मजोशी से बात की। तो मुझे इस ट्रेन में आखिरी स्टॉप एनजेपी तक ड्यूटी मिली है। जब मैं पैसेंजर लिस्ट में नाम देख रहा था तो आपका नाम दिखा। अब मैं आपके साथ आखिर तक रहूंगा। आपको अकेले सफर नहीं करना पड़ेगा। अकेले? नहीं, मैं एक और पैसेंजर के साथ ट्रैवल कर रहा हूं और वो मेरा एक्स स्टूडेंट भी है। त्रिपाठी ने सेन को बताया कि उनके पास पैसेंजर लिस्ट है और उनके कैबिन में आखिर तक कोई सीट रिजर्व नहीं है। डॉक्टर सेन और त्रिपाठी जल्दी से ट्रेन के कैबिन में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वहां कोई मौजूद नहीं है। सेन अपने दोस्त से कहते हैं, यकीन मानो त्रिपाठी, मेरा एक्स स्टूडेंट विवेक मेरे साथ सारा रास्ता ट्रैवल कर रहा था। उसने मुझे दार्जिलिंग में अपने घर का एड्रेस भी दिया था। फिर वह अपने पैंट से वह कागज निकालते हैं जो विवेक ने उन्हें कुछ देर पहले दिया था। त्रिपाठी कहते हैं, मेरे दोस्त, शायद आपको यह कहीं और से मिला होगा। आओ बैठ जाओ, आपको आराम की जरूरत है। डॉक्टर सेन समझ गए कि कोई रास्ता नहीं है जिससे वह अपने दोस्त को विश्वास दिला सकें कि वह जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद डॉक्टर सेन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह उस कागज के टुकड़े पर लिखे पते पर जरूर जाएंगे। इसलिए उस शाम बिना कोई देरी किए सेन अपने होटल से निकले और उस पते पर गए जो उन्होंने ढूंढा था। यह एक सफेद रंग का पारंपरिक 2 मंजिला मकान था जिसके प्रवेश द्वार पर लकड़ी का एक फाटक था। सेन ने घर में प्रवेश किया और कॉलिंग बेल बजाई। एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। घर के अंदर कुछ दूरी पर सेन विवेक की एक बड़ी तस्वीर देख सकते थे जिसमें उनका परिवार भी था। तो उन्हें पुष्टि हो गई कि यह विवेक का घर था। दरवाजा खोलने वाला आदमी घर का केयरटेकर लग रहा था। नमस्ते, मैं डॉक्टर सेन हूं। बूढ़े व्यक्ति ने उनका स्वागत अंदर किया और उन्हें बैठने के लिए जगह दी। आराम से बैठिए साहब, मैं बाबू को बुलाता हूं। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति अंदर चला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक आदमी नाइट ड्रेस में बाहर आया और हां, वह विवेक था। डॉक्टर सेन खड़े हुए और उन्होंने विवेक से अपना परिचय दिया। पहले तो विवेक उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन एक क्षण बाद उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हां, यह उनके प्रिंसिपल सर हैं। विवेक, मैं आपको ट्रेन में हुई पूरी घटना के बारे में बताता हूं। सेन ने ट्रेन में हुई पूरी घटना सुनाई। मुझे यह विश्वास करने में मुश्किल हो रही है सर। फिर सेन ने उसे वह कागज दिखाया जहां पता लिखा था। यह तो मेरा पता है। अब मैं थोड़ा उत्सुक हूं, लेकिन यह कौन हो सकता है जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है? और उसने आपको मेरा पता क्यों दिया? सबसे महत्वपूर्ण बात जो विवेक को परेशान कर रही थी वह यह थी कि उस व्यक्ति को उस रात अपूर्व की घटना के बारे में कैसे पता चला। उसके बाद डॉक्टर सेन और विवेक ने काफी देर तक लिविंग रूम में बातें की। सर, मैं आपको बिना डिनर किए नहीं जाने दूंगा। अब रात हो गई थी। उन्होंने एक शानदार डिनर किया, लेकिन वे दोनों अभी भी ट्रेन वाली घटना को लेकर कंफ्यूज थे। अचानक आकाश में बिजली कड़की और बारिश होने लगी। इस बारिश में कृपया मत जाइए सर, आज रात यहीं बिताइए और कल सुबह मेरा ड्राइवर आपको आपके होटल छोड़ देगा। डॉक्टर सेन बेड पर लेटे हुए थे और ट्रेन में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे थे। अचानक सेन के कान में एक बहुत तेज नॉकिंग की आवाज आई।
रात के 12:15 हुए थे। आवाज लिविंग रूम के मेन डोर से आ रही थी। यह लगातार और बहुत तेज थी, बिना रुके। सेन उठे और लिविंग रूम में गए, जहां उन्होंने देखा कि विवेक और उनका केयरटेकर पहले से ही वहां मौजूद हैं। थोड़ा कंफ्यूज थे कि दरवाजा खोलें या नहीं। विवेक ने अपने केयरटेकर को दरवाजा खोलने के लिए कहा। वे सभी और भी सतर्क हो गए। दरवाजा खोलो प्लीज। जी साहब। वे सभी आगे क्या होने वाला है इसके लिए खुद को तैयार कर रहे थे। बूढ़ा केयरटेकर दरवाजा खोलता है और अचानक एक बहुत तेज सफेद रोशनी अंदर आती है। उस रोशनी से एक व्यक्ति खादी का कुर्ता पाजामा पहने, आंखों पर मोटे काले चश्मे और एक स्लिंग बैग टांगे हुए अंदर आया। उसके बाद जो हुआ उसने उन सभी को क्लूलेस कर दिया। अपूर्व की उस रात की पूरी घटना रिक्रिएट हो रही थी। अपूर्व जल्दी से विवेक के घर में आया। उसने विवेक को बताया कि वह पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता है, लेकिन पुलिस ने शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर रखा था, इसलिए वह अचानक उनके सामने नहीं आ सकता था। वे उसे गोली मार सकते थे। तो अपूर्व ने विवेक से कहा, दोस्त, जैसा कि मैं जानता हूं तुम्हारा परिवार अच्छी पहुंच वाला है, कृपया मुझे सरेंडर करने में मदद करो। फिर अपूर्व ने विवेक को अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित सरेंडर लेटर सौंपा और उसे कहा कि किसी तरह इस लेटर को एरिया पुलिस स्टेशन के ओसी तक पहुंचा दे और उन्हें विश्वास दिलाए कि अपूर्व सरेंडर करने वाला है। फिर विवेक ने लेटर ले लिया। उसने अपूर्व से कहा कि डरो मत और उसे ऊपर एक कमरे में रहने को कहा। अपूर्व ने विवेक की बात मानी और ऊपर के कमरे में छिप गया, जहां वह पूरी रात बेचैनी से इंतजार करता रहा। लेकिन विवेक का इरादा बदल गया जब उसे पता चला कि अपूर्व की जानकारी देने और पुलिस को उसे ट्रैक करने में मदद करने वाले को पुलिस की तरफ से 50,000 का प्राइज मनी था। विवेक ने चुपचाप उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया जहां उसने अपूर्व को रखा था। उसने चुपके से पुलिस को सूचित किया, अपूर्व के सरेंडर लेटर को जला दिया। पुलिस उसके घर पहुंची, अपूर्व का कमरा खोला और इससे पहले कि अपूर्व कुछ कह पाता, उन्होंने उसे सीने में गोली मार दी। 6 राउंड फायरिंग की। उन्हें लगा कि वह आर्म्ड है। अपूर्वा जमीन पर गिर पड़ता है और कुछ सेकंड बाद अचानक उठ जाता है और अपने प्रिंसिपल सर के पास आता है। वह कहता है, सर, मैं आपको यह सब उस दिन ट्रेन में ही बता सकता था, लेकिन विवेक के सामने आपको पूरी घटना नहीं दिखा पाता। आज मेरी डेथ एनिवर्सरी है। उसने विवेक को एक नजर देखा और कहा, मुझे लगा तुम मेरे दोस्त थे। और अपूर्वा गायब हो गया और अब घर में सब कुछ सामान्य हो गया। बाहर बारिश भी बंद हो गई। फिर डॉक्टर सेन ने विवेक का सामना ऊंची आवाज में किया। विवेक ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। सेन ने उसे सबके सामने सब कुछ बताने के लिए कहा। कम से कम अपूर्वा के पिता को यह जानकर शांति से मृत्यु मिलेगी कि एनकाउंटर फेक था। हमारे कॉलेज ने उन्हें हमारा एलमनाई माना है। हम एलमनाई लिस्ट में उनका नाम छपवाएंगे। लेकिन विवेक ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से उसकी रेप्यूटेशन खराब होगी। बिना कुछ कहे डॉक्टर सेन उनके घर से बाहर निकल गए। उन्होंने बाहर पाया कि सब कुछ बहुत खुश्क था, जैसे कि एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई हो। वह समझ गए कि बारिश केवल उन्हें होटल वापस जाने से रोकने के लिए हुई थी। उन्होंने उस फोल्डेड पेज को निकाला जहां विवेक का एड्रेस लिखा था। उन्होंने पेज को खोला और चौंक गए। एड्रेस की जगह अब वहां अपूर्वा का उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक पूरा सरेंडर लेटर था। फिर डॉक्टर सेन कलकत्ता वापस आ गए, अपने स्टूडेंट के लिए केस लड़ा और इस सरेंडर लेटर को कॉन्क्रीट प्रूफ के रूप में वह कोर्ट में यह साबित करने में कामयाब रहे कि यह एक फेक एनकाउंटर था।
फिर डॉक्टर सेन ने अपूर्वा के पिता की उपस्थिति में सम्मान के साथ अपूर्वा का नाम एलमनाई लिस्ट में शामिल किया।